नमस्कार साथियों। आज अपन इनकम इफेक्ट आय प्रभाव पर की चर्चा करेंगे। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और ये दो समानांतर बजट रेखाओं के बीच होने वाले विचरण को आय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसको भी अपन डायग्राम के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपको कंटेंट में आपको उपलब्ध कराया जाएगा डायग्राम। तो देखिए, डायग्राम में क्या होगा कि वही नीचे एक्स वस्तु और इधर लंबवत अक्ष पर वाई वस्तु होगी। इसमें क्या होगा कि ए बी प्रारंभिक बजट रेखा है, जो प्रारंभिक उदासीनता वक्र IC1 को E1 बिंदु पर स्पर्श करती हुई खींची गई है। E1 प्रारंभिक समय बिंदु है। अब यदि एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है, यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ एक्स वस्तु की कीमत घटती है, तो ऐसी स्थिति में नई बजट रेखा AB से विवर्तित होकर के AB प्राइम हो जाती है और ये नए उदासीनता वक्र IC2 को E2 बिंदु पर स्पर्श करती हुई खींची गई है। देखिए, वस्तु की कीमत एक्स वस्तु की कीमत के घटने पर यानी कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ता की बढ़ी हुई आय को यानी कि कर लगाकर इस प्रकार क्षतिपूर्त कर दिया जाता है कि वह पुराने उदासीनता वक्र पर विचरण करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में यानी कि नई बजट रेखा A प्राइम B डबल प्राइम पुरानी बजट रेखा AB प्राइम के समानांतर खींची गई है, जो पुराने उदासीनता वक्र या प्रारंभिक उदासीनता वक्र IC1 को E3 बिंदु पर स्पर्श करती हुई खींची गई है। तो नया साम्य बिंदु क्या होगा? E3 बिंदु होगा। अब यहाँ अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? आय प्रभाव का। तो देखिए, आय प्रभाव का मैंने आपको बताया था कि दो समानांतर बजट रेखाओं के बीच होने वाले विचरण को आय प्रभाव कहते हैं। तो दो समानांतर बजट रेखाएं कौन कौन सी है इसमें? A प्राइम B डबल प्राइम, A और B प्राइम, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। अब इन दोनों समानांतर रेखाओं पर स्थित साम्य बिंदु यानी कि E3 और E2 है। कौन कौन से? E3 और E2 है। तो E3 और E2 के बीच E3 और E2 के बीच होने वाला जो विचरण है वो क्या है? आय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये था आपका आय प्रभाव, जिसको ऊपर ने परिभाषित किया और डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन किया। और अब अपन यानी कि कीमत उपभोग वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व यानी कि कीमत उपभोग वक्र है। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने तथा अन्य बातों के समान रहने पर अन्य बातें उपभोक्ता की आय है, अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं, उपभोक्ता की रुचि और पसंदगी है, ये अन्य बातों में शामिल होती है और ये स्थिर मान करके चलते हैं। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने तथा अन्य बातों के समान रहने पर उदासीनता मानचित्र पर प्राप्त विभिन्न साम्य बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र कीमत उपभोग वक्र कहलाता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने तथा अन्य बातों के समान रहने पर उदासीनता मानचित्र पर प्राप्त विभिन्न साम्य बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र कीमत उपभोग वक्र के नाम से जाना जाता है। अब इसको अपन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में यानी कि देखिए, एक उदासीनता जो वक्र है, उदासीनता मानचित्र है, उस पर 3 उदासीनता वक्रों को दर्शाया गया है और तीनों उदासीनता वक्र के सामने जो बिंदु है E1, E2, E3, इनको मिलाने वाला जो वक्र है वो कीमत उपभोग वक्र के नाम से जाना जाता है।
अब ये ऋणात्मक ढाल का भी हो सकता है, धनात्मक ढाल का भी हो सकता है। कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक ढाल का भी हो सकता है, धनात्मक ढाल का भी हो सकता है, और पीछे की ओर मुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये आपका कीमत उपभोग वक्र है, जिसका अपन ने अध्ययन किया है डायग्राम के माध्यम से भी, और इसका एक्सप्लेन भी किया है। अब देखिए, कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र का निरूपण भी किया जा सकता है। कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र का निरूपण किया जा सकता है। मांग वक्र की अपनी परिभाषा पहले देख भी ली है, यहाँ भी देख सकते हैं। यानी कि मांग वक्र अन्य बातों के समान रहने तथा वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग मात्रा के बीच संबंध को रेखा चित्र से प्रदर्शित करता है। सामान्य वस्तु का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, गिफिन वस्तु का धनात्मक ढाल का होता है। अब इसको डायग्राम के आधार पर, यानी कि कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र का निरूपण करेंगे तो इसका डायग्राम के आधार डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। यानी कि डायग्राम में ए बी प्रारंभिक रेखा है, बजट रेखा है, जो उदासीनता वक्र IC1 को E1 बिंदु पर स्पर्श करते हुए खींची गई है, और AB1 यानी कि वस्तु की कीमत कम होने पर विवर्तित बजट रेखा है, जो IC2 को E2 बिंदु पर स्पर्श करती हुई खींची गई है। सामने बिंदु E1 E2 से अगर नीचे की ओर अपन लंब डालेंगे तो DD ये मांग वक्र का निरूपण होगा। DD ये मांग वक्र का निरूपण होगा, जिसके क्षैतिज अक्ष पर मांग मात्रा और इधर लंबवत पर कीमत लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र का निरूपण किया जा सकता है। और देखिए, यानी कि यहाँ पर मांग वक्र और बाजार मांग वक्र, यानी कि मांग वक्र और बाजार मांग वक्र दोनों में अंतर होता है। मांग वक्र की तो हमने परिभाषा पढ़ी है कि अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग मात्रा के बीच संबंध को रेखा चित्र से प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह मांग वक्र हो गया। और बाजार मांग वक्र, यानी कि बाजार मांग वक्र होगा विभिन्न उपभोक्ताओं के मांग वक्रों के क्षैतिज योग से, विभिन्न उपभोक्ताओं के मांग वक्रों के क्षैतिज योग से बाजार मांग वक्र का निरूपण होता है। अर्थात विभिन्न उपभोक्ताओं के बाजार मांग वक्रों का क्षैतिज योग करेंगे तो प्राप्त जो वक्र होगा, जो वक्र हमें प्राप्त होगा, वो बाजार मांग वक्र के नाम से जाना जाएगा। और बाजार मांग वक्र क्या है कि हमेशा ऋणात्मक ढाल का होता है। ठीक है, बाजार मांग वक्र क्या है, हमेशा ऋणात्मक ढाल का होता है। यानी कि किसी एक उपभोक्ता के लिए कोई वस्तु गिफिन हो सकती है, यानी किसी एक उपभोक्ता का वस्तु का मांग वक्र धनात्मक ढाल का हो सकता है, पर संपूर्ण बाजार के लिए वह वस्तु हमेशा सामान्य ही होगी, यानी कि बाजार मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक ढाल का ही होगा। बाजार मांग वक्र क्या है, ऋणात्मक ढाल का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वस्तु बाजार के लिए हमेशा क्या रहती है, सामान्य ही रहेगी। यानी कि बाजार के लिए वस्तु हमेशा सामान्य ही होगी। इसलिए क्या होगा कि बाजार मांग वक्र है और ऋणात्मक ढाल का होता है। व्यक्तिगत जो मांग वक्र है वो धनात्मक ढाल का हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, क्षैतिज इसके समानांतर हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जो कोई वस्तु सामान्य है और वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए गिफिन है, घटिया है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत मांग वक्र यानी कि ऋणात्मक ढाल का भी हो सकता है, धनात्मक ढाल का भी हो सकता है, क्षैतिज अक्ष के समानांतर। लेकिन वही वस्तु क्या है कि संपूर्ण बाजार के लिए एक सामान्य वस्तु मानी जाती है, सामान्य वस्तु होगी। इसलिए बाजार मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक ढाल का होगा, क्योंकि सामान्य वस्तु का मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक ढाल का होता है। धन्यवाद।